हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका नेट जेआरएफ हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हमारे डिस्कशन का विषय क्या रहने वाला है? हम देखेंगे यूजीसी नेट हिंदी सिलेबस। हम इसका सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, अब इसका अगर एक ओवरव्यू मैं आपको दूं तो इसमें टोटल जो कितनी है तो 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इकाई कह लीजिए या फिर अध्याय कह लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। और इन 10 यूनिट्स में बहुत सारे क्या हैं, सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, अगर इन 10 यूनिट्स का मोटा मोटी अपन देखें तो पहली यूनिट है हमारी भाषा विज्ञान। पहली यूनिट क्या है? भाषा विज्ञान। ठीक है, भाषा विज्ञान। अब धैर्य बनाए रखिएगा, इसके बाद हम ऑफिशियल जो सिलेबस है उसको भी देखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ। पहली यूनिट हो गई भाषा विज्ञान। दूसरी यूनिट है साहित्य का इतिहास। साहित्य का इतिहास। ठीक है, साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है लगभग 1500 वर्षों का उसको हम देखेंगे। ठीक है, तीसरा जो है तो वो है, उसमें हम देखेंगे साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र जिसको हम काव्य शास्त्र भी कहते हैं, काव्य शास्त्र भी कहते हैं। इसके भीतर हम देखेंगे पश्चिमी काव्य शास्त्र एंड भारतीय काव्य शास्त्र। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र। ठीक है, ये 3 यूनिट हो गई। और जो चौथी यूनिट है अपनी वो उसमें आएगा। चौथी यूनिट में क्या है? वैचारिकी है। वैचारिकी मतलब विभिन्न जो विद्वान हुए उनके क्या है, विचारों के बारे में है कि उन्होंने क्या सिद्धांत दिए हैं, उन्होंने क्या सिद्धांत दिए हैं उसके बारे में है। ठीक है, पांचवी यूनिट है अपनी कविताएं लगी हुई हैं। कविताएं लगी हुई हैं विभिन्न कवियों की। इसमें प्राचीन कालीन या सॉरी आदिकालीन उसको कह सकते हैं अपन, आदिकालीन कवि हैं। आदिकालीन कवि हैं जैसे कौन कौन हो गए, कबीर हो गए, जायसी हो गए, तुलसी हो गए। ये हमारे आदिकालीन, सॉरी ये तो तुलसी तो अपने भक्ति काल में आ जाते हैं। कबीर जायसी को अपन ले सकते हैं, कबीर भी भक्ति काल में ही हैं। कबीर और जायसी, इसके पहले अपन ले सकते हैं अगर हम आदिकालीन कवियों की बात करें तो चंद्रबरदाई हैं। चंद्रबरदाई, विद्यापति, ये सब आदिकाल में है। ठीक है, और भक्ति काल में कबीर जायसी तुलसी हो गए। ठीक है, उसके अलावा कविताओं में दूसरी तरह की जो कविताएं हैं वो है मध्यकालीन कविताएं। मध्यकालीन कविताएं, मध्यकालीन कविताएं लगी हुई हैं। मध्यकालीन जो कवि थे उनकी कविताएं हैं। और तीसरे जो कविताएं हैं वो हैं आधुनिक कालीन की कविताएं। आधुनिक काल की कविताएं, इसमें कौन कौन है? इसमें निराला हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। महादेवी वर्मा हैं, महादेवी जी हैं। अज्ञे हैं, नागार्जुन हैं, नागार्जुन हैं। उसके अलावा भवानी प्रसाद मिश्र हैं। तो इस तरह आदि आदि कवि लगे हुए हैं। ठीक है, इनकी हमको कविताएं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो छठवीं यूनिट आएगी उसमें कौन है? छठवीं यूनिट में है उपन्यास। उपन्यास लगे हुए हैं। इसमें लगभग हमारे 13 उपन्यास लगे हुए हैं। 13 उपन्यास हमको इसमें से देखना है, जिसमें से परीक्षा गुरु हो गया, देवरानी जेठानी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी, गोदान, मैला आंचल, मैला आंचल। ठीक है, उसके अलावा है तमस, झूठा सच, झूठा सच हो गया, बंटी, आपका बंटी, आपका बंटी। इस तरह से और भी अन्य 13 उपन्यास लगे हुए हैं। ठीक है, अब जो सातवीं यूनिट है अपनी वो है कहानियों की। सातवीं यूनिट में अपनी कहानियां हैं जिसमें से 21 कहानियां लगी हुई हैं। 21 कहानियां लगी हुई जिसमें से हमने लगभग 10-11 कहानियां पढ़ ली हैं अपने क्लासेस में। ठीक है, और जो 10 बची हैं कहानियां वो हम आगे क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आठवीं यूनिट है कहानी के बाद आठवीं यूनिट है आठवीं यूनिट है अपनी नाटक की। ठीक है, नाटक, इसमें नाटक हैं अपने। ठीक है, नौवीं यूनिट है निबंध। निबंध,
9वीं यूनिट में निबंध है, और 10वीं यूनिट जो है उसमें है अन्न विधाएं। अन्न विधाएं 10वीं यूनिट में है अन्न विधाएं। अब अन्न विधाएं से क्या तात्पर्य है? अन्न विधाएं से तात्पर्य है जैसे कहानी हो गए, उपन्यास हो गए, कविताएं हो गई, ये तो मुख्य विधाएं हो गई। अगर अन्य विधाओं की बात करें तो इसमें आता है आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, यात्रा वृतांत, रिपोर्टार्च, तो ये सब अन्य विधाएं हैं। ठीक है, तो ये हमारी 10 यूनिट है। ठीक है, ये हमारी 10 यूनिट हो गई। पहली यूनिट में क्या था? हम पहली यूनिट में भाषा विज्ञान है। एक सेकंड, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। पहली यूनिट में क्या है? भाषा विज्ञान। दूसरे में साहित्य का इतिहास, तीसरे में साहित्य शास्त्र, चौथी यूनिट में वैचारिकी है, पांचवें में कविताएं हैं, छठवें यूनिट में उपन्यास है, सातवें यूनिट में कहानी, आठवें में नाटक, नौवें में निबंध, 10वें में अन्य विधाएं। ठीक है, तो ये पूरा ओवरव्यू था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सिलेबस पर चलते हैं। ठीक है, तो ये है सिलेबस अपना। ये सिलेबस है, ये लिखा हुआ ना, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मतलब यूजीसी नेट, और विषय हिंदी। ठीक है, चलिए तो अब इसमें हम सिलेबस देते हैं। इकाई 1। इकाई 1 का मतलब क्या है? यूनिट 1। इकाई 1 का मतलब है यूनिट 1। हमने यूनिट 1 में क्या देखा था? भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में इसमें हम देखेंगे, इसमें जो है तो भाषा विज्ञान में हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पहली चीज़ है हिंदी भाषा और उसका विकास, मतलब हिंदी जो हमारी भाषा है उसका विकास कैसे हुआ। मतलब जो आज हम देख रहे हैं, खड़ी बोली हिंदी देख रहे हैं, तो वो यहाँ तक कैसे पहुँची है, उसका यहाँ तक विकास कैसे हुआ। ठीक है, उसको हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं इस यूनिट 1 में। तो उसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे? हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, मतलब प्राचीन काल में हिंदी कैसी रही है। ठीक है, उसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं में कौन कौन सी हैं? पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। ठीक है, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा हमको देखना है हिंदी का भौगोलिक विस्तार कितना है, कहाँ पर है। इसका मतलब क्या हुआ भौगोलिक विस्तार का? भौगोलिक विस्तार का मतलब ये हुआ कि हमारे भारत के 28 राज्य हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में बटे हुए हैं। उनको जानते हैं ना हम, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मराठवाड़ा, विदर्भ, इस तरह जानते हैं। तो उन क्षेत्रों पर कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है, या भाषाएं बोली जाती हैं जिन्हें हम उपभाषाएं कहते हैं। ठीक है, उसमें से पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां। ठीक है, उसके बाद खड़ी बोली, ब्रज, अवधि की विशेषताएं। इनमें हमको ये जो उपभाषाएं हैं, इनमें हमको ये देखना है कि किन किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं और इनका उद्भव और विकास कैसे हुआ है। ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे हिंदी के विविध रूप। विविध रूप में क्या है? हिंदी, उर्दू, दक्कनी, हिंदुस्तानी। ठीक है, हिंदी का भाषिक स्वरूप क्या है? भाषिक स्वरूप का मतलब होता है व्याकरणिक संरचना कैसी है। व्याकरणिक संरचना, व्याकरणिक संरचना, व्याकरणिक संरचना कैसी है। ठीक है, व्याकरणिक संरचना कैसी है हिंदी की, या हम यूँ कहें कि इसका भाषा विज्ञान क्या है। भाषा का विज्ञान हमको देखना है, भाषा का विज्ञान। ठीक है, भाषा का विज्ञान देखा, उसमें हमको देखना है स्वनिम व्यवस्था, मतलब स्वनिम मतलब होता है स्वर व्यवस्था कैसी, स्वर या व्यंजन व्यवस्था जो होती है वो कैसी। उसमें हमको देखना है खंड और खंडितर। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार क्या है? जैसे हम बांटते नहीं हैं ध्वनियों को, ये स्वर हैं, ये व्यंजन हैं, इस तरह, तो उनका वर्गीकरण का आधार क्या है, किस आधार पर उनको हम वर्गीकृत करते हैं। उसके बाद हिंदी की शब्द रचना क्या है? पहले हमने देख ली ध्वनि व्यवस्था, अब हम देखेंगे शब्द व्यवस्था। शब्द व्यवस्था में उपसर्ग है, प्रत्यय, समास। फिर हिंदी की रूप रचना क्या है? जैसे लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, ये सब चीजें हम देखेंगे। मतलब मोटा मोटी अगर कहें तो पूरी ग्रामर देखेंगे इसमें। ठीक है, हिंदी की। और फिर वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य की रचना कैसे होती है। फिर हिंदी भाषा के प्रयोग के विविध रूप कौन कौन से हैं, मतलब हम किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं भाषा का। बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, इन सबको हम समझेंगे, इनकी परिभाषाएं देखेंगे, इनकी विशेषताएं देखेंगे, इनमें अंतर क्या है, ये सब चीज़ समझेंगे। ठीक है, फिर संचार माध्यम और हिंदी, मतलब हिंदी संचार माध्यम के रूप में किस प्रकार प्रयोग हो रही है, कहाँ तक इसने
विकास किया है संचार माध्यमों में, ठीक है। फिर कंप्यूटर और हिंदी, मतलब कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग किस प्रकार हो रहा है और कितना हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं। हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, जैसे आर्टिकल जो 343 है हमारा संविधान में, वो हिंदी के बारे में बात करता है। संविधान में आर्टिकल 343 अनुच्छेद जो 343 है उसमें चर्चा की गई है, ठीक है। तो संवैधानिक स्थिति समझेंगे। फिर देवनागरी लिपि जो है, जो हमारी लिपि है हिंदी की, वो देवनागरी लिपि है, तो उसकी विशेषताएं और उसका मानकीकरण देखेंगे। तो ये जो है, तो पूरा जो यूनिट 1 है आपकी, यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 बेसिकली किस बारे में है, हिंदी, हिंदी भाषा और उसका विकास के बारे में। हिंदी भाषा एंड उसका विकास कैसे हुआ इस बारे में है, ठीक है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। हिंदी भाषा और उसका विकास, एक सेकंड, हिंदी भाषा और उसका एंड उसका विकास किस प्रकार से हुआ, ठीक है, ये है यूनिट 1, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट 2 जो है उसको हम देखेंगे। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, थोड़ा इसको बराबर कर लेते हैं। अब देखिए यूनिट 2 में जो है, तो हिंदी साहित्य का क्या है, इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, मतलब जो हमारा हिंदी साहित्य है उसके पीछे क्या इतिहास दर्शन है, दर्शन क्या है उसका, ठीक है। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन पद्धतियाँ, लेखन पद्धतियाँ मतलब वर्गानुसार लिखी, वर्ग क्रमानुसार लिखी गई, सॉरी वर्ण क्रमानुसार हमने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, या फिर हमने क्या देखा, हमने कालक्रम के अनुसार किया इसका विभाजन, ये सब हम देखेंगे, मतलब काल क्रमानुसार, ठीक है। मतलब किन रचनाकारों ने, जो इतिहास के जो थे लेखक थे हिंदी इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास के, उन्होंने रचनाओं को किस क्रम में लिखा है, वर्ण क्रमानुसार या फिर काल क्रमानुसार, ठीक है। फिर हिंदी साहित्य की काल विभाजन और नामकरण, कि जैसे हम सुनते नहीं है कि ये आदि काल है, आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, तो इनका नाम किन लेखकों ने दिया, किन साहित्य इतिहासकारों ने दिया और किस आधार पर दिया, नामकरण के क्या आधार थे, जैसे गारसा दत्तासी हो गए, शुक्ल जी हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, तो इन सब के बारे में हम देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या नाम दिए हैं। फिर आदिकाल की विशेषताएं और साहित्यिक प्रवृत्तियां, विशेषताएं हम आदिकाल की देखेंगे, जो हमारा सबसे पहला काल है हिंदी साहित्य इतिहास का, वो कौन से, आदिकाल, उसकी विशेषताएं देखेंगे और प्रवृत्तियां देखेंगे, मतलब उस समय किन किन जो सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी और आर्थिक स्थिति क्या थी, ये सब हम देखेंगे आदिकाल में, ठीक है। उसमें हम फिर साहित्य में आएंगे तो रासो साहित्य है, आदिकाल हिंदी का जैन साहित्य है, सिद्ध और नाथ साहित्य है, अमीर खुसरो की हिंदी कविता है, विद्यापति हैं और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य है। आदिकाल में कौन कौन लगे हुए हैं, विद्यापति हैं, अमीर खुसरो हैं, तो ये दो इनका मुख्य रूप से वर्णन किया गया है, तो इनके बारे में तो हमें पढ़ना भी है। और जो ये जैन साहित्य है इसके कवि हैं सिद्धनाथ साहित्य के, जैसे सरहपा वगैरह हो गए, गोरखनाथ हो गए, इन सब के बारे में भी हमको इसी में पढ़ना है, ठीक है। फिर हम आएंगे भक्ति काल, भक्ति काल को हमने दो वर्गों में बांटा, निर्गुण भक्ति एंड सगुण भक्ति, ठीक है, निर्गुण और सगुण भक्ति। फिर निर्गुण में हम देखेंगे क्या, संत काव्यधारा एंड सूफी काव्यधारा, ठीक है। और सगुण में हम क्या देखेंगे, कृष्ण भक्ति काव्यधारा एंड राम भक्ति काव्यधारा, तो ये हम भक्ति काल में पढ़ेंगे। और फिर इनके कवियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कबीर हो गए, जायसी हो गए, तुलसी हो गए, सूर हो गई, मीरा हो गई, तो इन सबको हम पढ़ेंगे भक्ति काल में, ठीक है। फिर भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या रहे, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप क्या रहा और उसका अंतर प्रादेशिक वैशिष्ट क्या रहा, मतलब कि जो पूरा भारत है उसमें विभिन्न क्षेत्रों में जो भक्ति काल, भक्ति आंदोलन फैला, तो उसका क्या स्वरूप रहा पूरे देश में, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या थी, अलवार संतों के बारे में पढ़ेंगे, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से थे, उनका वैचारिक आधार क्या था, निर्गुण सगुण कवि कौन कौन से थे और उनका काव्य क्या था, जो हमने अभी यहाँ पर देखा, ठीक है। ये अपना हो गया भक्ति काल। तो हमने कौन कौन से देखे, दो काल देखे, पहला हमने देखा यहाँ पर, पहला हमने देखा आदिकाल के बारे में, दूसरा हमने देखा भक्ति काल के बारे में, अब तीसरा हम पढ़ेंगे रीतिकाल के बारे में, रीतिकाल, ठीक है। अब रीतिकाल में जो था, तो जब भक्ति हो गई, भक्ति काल के बाद हम देखते हैं रीतिकाल। रीतिकाल में क्या है, रीतिकाल में जो थे तो रीति प्रधान थे, रीति अर्थात श्रृंगार प्रधान काव्य लिखे जा रहे थे, श्रृंगार। हालांकि ऐसा नहीं था कि भक्ति और
युद्ध वगैरह, युद्ध वर्णन जो वगैरह पूरी तरह से गायब हो गए थे, लेकिन सबसे जो प्रधानता थी इस काल में वो श्रृंगार की प्रधानता थी, ठीक है, रीतिकाल में। फिर रीतिकाल के हम सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि देखेंगे, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां अर्थात उसकी विशेषताएं क्या रहीं, और रीतिकाल के प्रमुख जो स्वरूप हैं या उसका हम जो विभाजन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो उसमें रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा। फिर रीति कवियों का आचार्यत्व, मतलब रीति कवि जो हुए, रीति काल के जो कवि हुए, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त जैसे बिहारी लाल हो गए, घनानंद हो गए, केशवदास हो गए, तो इन सब के बारे में हम उनके उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, उनके काव्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जो चौथा काल और सबसे इंपॉर्टेंट काल जो है वो है हमारा आधुनिक काल, जिसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? 1850 में भारतेंदु के काल से इसकी शुरुआत मानते हैं, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि हिंदी गद्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ, क्योंकि अभी तक जो हो रहा था आदि काल से लेकर रीति काल तक, यहाँ तक क्या चलता था? यहाँ तक जो था तो काव्य प्रधान जो साहित्य था वो काव्य प्रधान था, मतलब पद्य में लिखी जा रही थी रचनाएं, ठीक है, पोएट्री जिसे कहते हैं उसमें लिखी जा रही थी। अब जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को हम किस नाम से जानते हैं? गद्य के विकास के काल से जानते हैं, विकास के काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है तो हम क्या लिखने लगे? गद्य लिखा जाने लगे। गद्य मतलब कविताएं के अलावा हम क्या लिखने लगे? कहानियां लिखने लगे, उपन्यास लिखने लगे, संस्मरण जीवनी, ये सब लिखने लगे, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें कि हिंदी गद्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य कैसे था, मतलब जब हिंदी का जो आधुनिक काल है या जब गद्य का काल है वो भारतेंदु युग से शुरू हुआ, तो हमें ये भी समझना होगा कि इसके पहले क्या चल रहा था, भारतेंदु के पहले क्या चल रहा था, या हिंदी का स्वरूप कैसा था। फिर हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ, 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, ठीक है। फिर जब हम देखते हैं आधुनिक काल में आते हैं, तो आधुनिक काल में ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक काल था, इसमें जो है यहाँ पर एक पेज अपन ऐड कर लेते हैं। आधुनिक काल जो था वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि उसमें सिर्फ एक काल था, उसको जो है तो विभिन्न कालों में वर्गीकृत किया गया, जैसे कि पहले भारतेंदु काल हो जाएगा, फिर आ जाएगा द्विवेदी काल, फिर भारतेंदु, द्विवेदी के बाद छायावाद, छायावाद के बाद छायावादोत्तर काल, छायावादोत्तर काल, फिर समकालीन साहित्य में कह सकते हैं बहुत सारी धाराएं इसमें चली, जैसे प्रयोगवाद हुआ, प्रगतिवाद हुआ, नया नया आंदोलन, मतलब नया आंदोलन, नई कविता, नया उपन्यास, इस तरह से बहुत सारे आंदोलन चले, ठीक है। तो इसमें से हम उन सबको देखने वाले हैं। जैसे देखिए, पहले भारतेंदु युग देखा, फिर हमने द्विवेदी युग देखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी उनका युग, हिंदी नवजागरण, सरस्वती, फिर राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद मतलब छायावाद, ठीक है, और उसके प्रमुख कवि, जिसमें से स्वच्छंदतावाद या छायावाद के कौन चार प्रमुख कवि हैं? नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं कौन कौन से हैं? छायावाद के जो चार कवि हैं, पहले कौन है? निराला हैं, दूसरे कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। तीसरे हैं अपने सुमित्रा नंदन पंत, और चौथी है महादेवी वर्मा, ठीक है। तो ये चार क्या माने जाते हैं? छायावादी या स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवाद काव्य, उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि, समकालीन कविता, वर्ष 2000 तक समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता, ये हो गया अपना आधुनिक काल, ठीक है। अब इसी में जो हम ये देख क्या दूसरी यूनिट अपनी देख रहे हैं, दूसरी यूनिट में हम क्या देख रहे हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में तो ये हमने क्या देखा अभी तक कि हिंदी साहित्य का इतिहास बना कैसे है, डेवलप कैसे हुआ, ठीक है। अब हम उसका देखेंगे, उसकी प्रमुख विधाओं को देखेंगे। हिंदी साहित्य का हमने इतिहास पढ़ लिया, अब हम उसकी विधाएं देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सी विधाएं। तो पहले हिंदी उपन्यास है, उपन्यास का उद्भव और विकास कैसे हुआ, प्रेमचंद के पहले उपन्यास कैसे था, प्रेमचंद के समय कैसा रहा, उनका युग कैसा रहा। दरअसल आप इसे ऐसे समझिए कि जब हम गद्य के विकास को देखते हैं, एक सेकंड, जब हम गद्य के विकास को देखते हैं तो गद्य का मतलब क्या होता है? गद्य का मतलब होता है मुख्य रूप से कहानी, कविता, कहानी, उपन्यास, एक सेकंड, गद्य
विकास, ठीक है, गद्य का विकास। इसमें जब हम गद्य की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है कहानी, उपन्यास और नाटक मुख्य रूप से, अन्य विधाएं भी हैं पर ये मुख्य रूप से आते हैं, ठीक है। अब इनमें जब हम बात करेंगे तो अगर हम उपन्यास की, जैसे हमने क्या देखा कि गद्य के विकास में हम पहली हमारी हेडिंग है उपन्यास, उपन्यास का विकास कैसे हुए, तो हम यहाँ पर केंद्र में इसको 3 वर्ग में बांट लेते हैं। पहले हम बीच में रखते हैं प्रेमचंद जी को, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद पूर्व, ये प्रेमचंद युग होगा, और ये हो जाएगा प्रेमचंद पश्चात, प्रेमचंद पश्चात। 3 वर्गों में बांटकर हम उपन्यास को पढ़ेंगे, ठीक है। हम ये देखेंगे कि प्रेमचंद से पहले क्या था, जैसे प्रेमचंद जी का जो समय है लेखन का वो 1915 से 1936 ईस्वी तक है मोटे तौर पर। तो हम ये देखेंगे कि प्रेमचंद जी से पहले जो था तो किस प्रकार के उपन्यास लिखे जा रहे थे, मतलब लगभग उपन्यासों का समय जो है परीक्षा गुरु से शुरू होता है, मतलब लगभग अगर हम मान के चलें तो ये 1872 के आसपास से उपन्यास लेखन शुरू होता है और 1914 तक, ठीक है, प्रेमचंद से पहले के जो उपन्यास हैं। तो हम ये देखेंगे कि उपन्यास किस प्रकार थे, उनकी विशेषताएं क्या थी, उनमें विषय वस्तु उनकी क्या थी, ये सब। फिर हम देखेंगे प्रेमचंद के समय कैसे उपन्यास लिखे जा रहे थे और प्रेमचंद के पश्चात कैसे उपन्यास लिखे गए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक, मतलब जो ये हैं प्रेमचंद पश्चात उन्हीं उन्हीं का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर हम इसी तरह कहानी को देखेंगे, कहानी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, मतलब कहानी ने जन्म कैसे लिया, फिर उसका विकास कैसे हुआ। फिर 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन कौन कौन से हुए, प्रमुख कहानीकार कौन कौन से हुए, ठीक है। फिर नाटक में आएंगे तो नाटक और रंगमंच, उसके विकास के चरण क्या हैं। फिर नाटक के जो विभिन्न युग हैं नाटक में भी, जैसे प्रसाद युग हो गया, भारतेंदु युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। तो इन सब के बारे में हम इनकी विशेषताएं देखेंगे, इनके रचनाकार देखेंगे, इनकी प्रवृत्तियां देखेंगे, सब चीज़ें देखेंगे। प्रमुख नाटक कृतियाँ, मतलब जो प्रमुख नाटक कौन कौन से रचे गए इस समय में, उनके नाटककार कौन कौन हैं, तो वर्ष 2000 तक हमको देखना है, मतलब 2000 तक जितनी रचनाएं लिखी गई हैं उनके बारे में हमको देखना है नाटकों के संबंध में। फिर हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक, ये हो गया हमारा नाटक, ठीक है। फिर आते हैं निबंध में, निबंध का उद्भव विकास कैसे हुआ, निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार क्या हैं, ठीक है। फिर हिंदी आलोचना आएगी, उसका उद्भव विकास कैसे हुआ, समकालीन हिंदी आलोचना क्या 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 रही, उसके विविध प्रकार क्या है, प्रमुख आलोचक क्या हैं, ये हो गए, ठीक है। ये हम क्या देख रहे हैं, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं हैं। यूनिट 2 जो है उसमें हमने क्या देखा, पहले इतिहास देखा, फिर जो विधाएं जन्म ली उन विधाओं का इतिहास हम देख रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं जो विधाएं हैं जैसे उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, आलोचना, ये सब इनका जब हम इनकी जो रचनाएं हैं वो किस में पढ़ते हैं, जैसे उपन्यास हमारा कौन सी यूनिट में, 6 यूनिट में लगा हुआ है, कहानी 7वीं यूनिट में है, नाटक 8वीं यूनिट में है, निबंध 9वीं यूनिट में है, आलोचना 10वीं यूनिट में है। तो इन्हीं सब की रचनाएं हम अगली यूनिटों में पढ़ने जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है तो फिर क्या आते हैं, अन्नगत विधाएं हैं, अन्नगत विधाएं हैं। यूनिट 2 में अन्नगत विधाएं हैं, इसमें क्या क्या है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा साहित्य है, आत्मकथा है, जीवनी है, रिपोर्टाज है और डायरी है, ठीक है। प्रवासी साहित्य में अवधारणा में प्रमुख साहित्य का, प्रवासी साहित्य से क्या तात्पर्य है, प्रवासी साहित्य से तात्पर्य है कि जो हमारे देश के भारतीय लोग जो थे वो अन्य देशों में जाकर लिख रहे हैं, उसे हम कहते हैं प्रवासी साहित्य, ठीक है। उसमें क्या हो गई, उसकी अवधारणा क्या है और उसमें प्रमुख साहित्य कौन कौन से, साहित्यकार कौन कौन से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 जो है हमारी, यूनिट तीसरी जो है वो किसके बारे में है, काव्य शास्त्र के बारे में, साहित्य शास्त्र के बारे में, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे, इसमें हम क्या क्या देखने जा रहे हैं, इसमें देखने जा रहे हैं काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन। अब काव्य लक्षण, अगर 3 चीजें यहाँ पर देखिए, काव्य लक्षण है, ठीक है। काव्य लक्षण का मतलब क्या होता है, अच्छा एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हम काव्य शास्त्र पढ़ेंगे या साहित्य शास्त्र पढ़ेंगे अपनी यूनिट 3, उसमें इन्होंने पहला टॉपिक क्या डाला हुआ है, 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। पहला लिखा है इन्होंने काव्य लक्षण, दूसरा इन्होंने लिखा है काव्य हेतु, ठीक है, और तीसरा इन्होंने लिखा हुआ है काव्य प्रयोजन, ठीक है। काव्य प्रयोजन, ये 3 चीज़ें हैं। पहली जो हमारे जो तीसरी यूनिट है उसका जो पहला चैप्टर है उसमें काव्य लक्षण है, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। ये है क्या, थोड़ा सा यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, मतलब बहुत वो रहता है ना, फियर रहता है हमको काव्य शास्त्र का कि कैसे समझ में आएगा क्या होगा, तो थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस के दौरान ही इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ।
काव्य लक्षण का मतलब होता है कि कविता जब हम करते हैं तो कविता क्या है, यही काव्य लक्षण है। अर्थात कविता की परिभाषा क्या है, कविता की परिभाषा क्या है, परिभाषा मतलब सरल शब्दों में कहें तो आप कविता को कैसे समझेंगे, कविता क्या चीज़ है। कोई आपसे पूछे कविता क्या है, आप कविता कर रहे हो, कविता क्या है, उसकी डेफिनेशन बताओ, तो उसी को हम कहते हैं काव्य लक्षण। अर्थात कविता के लक्षण क्या हैं, कविता के लक्षण क्या हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं काव्य हेतु। काव्य हेतु से पहले समझ लेते हैं काव्य प्रयोजन। जैसे हमने कविता लिखी तो प्रयोजन का मतलब होता है कि भाई आपने कविता क्यों लिखी, वाई, भाई आपके प्रयोजन, प्रयोजन मतलब होता है कारण क्या है, कविता लिखने का कारण क्या है। अब देखिए कारण कई हो सकते हैं, जैसे कोई क्या लिखता है, कोई धन के लिए लिखता है, कोई यश के लिए लिखता है कि हमारी यश हो, कीर्ति हो। कुछ शिवेतर क्षते होते हैं, शिवेतर क्षते मतलब क्या होता है कि भाई क्या होता है, जैसे शिवेतर क्षते का मतलब होता है कि जो कष्ट हैं, जो विपदाएं हैं वो दूर रहें। जैसे तुलसीदास ने लिखा है ना, हनुमान बाहुक नाम की एक रचना की जिससे उनके कष्ट दूर हुए। तो ये भी इनके प्रयोजन होते हैं। प्रयोजन का मतलब होता है कि कविता का कारण क्या है, लक्षण का मतलब क्या था कि उसकी परिभाषा क्या है। अब काव्य हेतु का मतलब होता है कि कविता जन्म कैसे लेगी, जन्म या उत्पत्ति के कारण क्या है, उत्पत्ति किस प्रकार से होगी, उत्पत्ति के कारण या साधन आप कह लीजिए कि उत्पत्ति के साधन क्या है, कविता की उत्पत्ति के साधन क्या है, कविता उत्पत्ति के साधन क्या है, ठीक है। कविता उत्पत्ति के साधन को हम क्या कहते हैं, काव्य हेतु, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया पहले चैप्टर के बारे में, ठीक है। फिर है प्रमुख संप्रदाय, संप्रदाय और सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और चित्त। रस निष्पत्ति कैसे होगी, साधारणीकरण क्या है। अब एक चीज और होता है ना कि साधारणीकरण, साधारणीकरण जो है बड़ा प्रचलित शब्द है काव्य शास्त्र का, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्या कह रहे हैं साधारणीकरण। इसे ऐसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए मतलब देखिए लेखक है, लेखक ने रचना करी, ठीक है, लेखक ने रचना करी, कोई कविता लिखी, कोई उपन्यास लिखा, कोई कहानी लिखी। अब आप क्या होते, दो दो चीज, दो यहाँ पर होते हैं सेगमेंट, एक होता है लेखक, एक होता है सहृदय। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ये मिक्स हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ अलग कर लेते हैं इसको। एक होता है लेखक, दूसरा होता है सहृदय, 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 ठीक है। तो लेखक या सहृदय, सहृदय कौन है, पाठक, मतलब हम आप लोग जो पढ़ते हैं रचनाओं को, ठीक है। अब लेखक ने अपना काम क्या कर दिया, रचना कर दी। जैसे जैसे आप मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन ले लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझिएगा, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, ये रचना हो गई लेखक की। अब पाठक जब उसे पढ़ेगा, जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको मतलब अगर आप थोड़ा सा भी संवेदनशील हैं तो आपको जो इसकी प्रमुख पात्रा है, पात्र है मल्लिका, उसका दुख देख के आपको भी दुख होगा, आप भी वही महसूस करेंगे, वही कष्ट, वही पीड़ा। कालिदास पर आपको गुस्सा आएगा। तो ये क्या है, ये साधारणीकरण है। साधारणीकरण का मतलब ये है कि लेखक जैसा दिखाना चाह रहा है, जो चीज में फील करवाना चाह रहा है, वो पाठक भी फील करने लगे, उसे महसूस करने लगे, मतलब उसके दुख को अपना दुख समझने लगे। इसे कहते हैं साधारणीकरण, ठीक है। और इसका हम डिटेल में जब हम काव्य शास्त्र पढ़ेंगे और अच्छे से मैं आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है। और बिल्कुल चिंता नहीं करना है, काव्य शास्त्र मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि आप किसी को भी जाकर समझा सकते हैं, इतना बिल्कुल सरल तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष क्या है, प्लेटो के काव्य सिद्धांत क्या है। अब ये तो हमारा भारतीय काव्य शास्त्र हो गया। अब यहाँ पर कुछ जो है तो पश्चिमी काव्य शास्त्र भी है, ठीक है। जैसे प्लेटो का काव्य सिद्धांत है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरेज का कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत, टी एस इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई ए रिचर्ड का मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद। फिर नई समीक्षा है, मिथक है, फैंटेसी जिसको कहते हैं, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे पश्चिमी काव्यशास्त्र में। तो ये हमारी तीसरी यूनिट हो गई काव्यशास्त्र की, ठीक है। अब हम जो चौथी यूनिट में आते हैं वो क्या है, वैचारिक पृष्ठभूमि, वैचारिक पृष्ठभूमि, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे कि भारतीय नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि क्या थी, हिंदी का नवजागरण काल क्या रहा, उसकी विशेषताएं क्या रहीं। फिर खड़ी बोली आंदोलन क्या था, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पढ़ेंगे जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई, ठीक है। फिर हम भारतेंदु और हिंदी नवजागरण देखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण, मतलब जो भारतेंदु युग था आधुनिक काल का, और
उस समय हिंदी का नवजागरण का समय कैसा था, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं उनके समय में कैसा रहा, फिर गांधीवादी दर्शन के बारे में, अम्बेडकर दर्शन के बारे में, लोहिया दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, उसमें से कौन कौन से हैं, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श, इन सब के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, उनके वैचार की या उनके सिद्धांत को देखेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 5वीं यूनिट में। 5वीं यूनिट में क्या है, हमारी हिंदी कविता है। ठीक है, जो कि नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगी। हिंदी कविता है। हिंदी कविता में हम क्या देखेंगे, हिंदी कविता में मैंने बताया था ना आपको शुरू में ही, जब ओवरव्यू हम देख रहे थे उसमें बताया था मैंने कि हमें 3 प्रकार की यहाँ पर कविताएं पढ़नी है। एक एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा मैं चार्जर लगा लूँ। देखिए, तो यहाँ पर हमें जो है तो कविताएं कौन कौन सी देखनी थी, आदिकालीन कविताएं देखनी थी, मध्यकालीन एंड आधुनिक कालीन। ठीक है, आधुनिक कालीन। ठीक है, आधुनिक कालीन। तो चलिए पहले देखेंगे आदिकालीन। आदिकालीन में कौन सी है, पृथ्वीराज रासो की रेवा तट है, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां हैं, विद्यापति की पदावली है जिसके संपादक नरेंद्र झा है, और इसमें विद्यापति की जो पदावली है उसमें हमको पढ़ना है पद संख्या 1 से 25 तक। ठीक है, फिर कबीर की जो रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जिसके संपादक है, उसमें हमको देखना है पद संख्या 160 से 209 तक। ठीक है, जैसी ग्रंथावली में जो रामचंद्र शुक्ल इसके संपादक हैं, जैसी ग्रंथावली के, उसमें हमको नागमती वियोग खंड देखना है। इसमें लगभग 57 खंड है, हमको केवल नागमती वियोग खंड देखना है। ठीक है, फिर सूरदास में भ्रमर गीत सार, उसके संपादक भी रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उसमें हमको पद संख्या 21 से 70 तक देखना है। तुलसीदास में रामचरितमानस तुलसीदास का और उत्तरकांड बिहारी सत्सई जिसके संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, उसमें हमको दोहा संख्या 1 से 50 तक देखना है। फिर हमने क्या था, ये यहाँ तक आदिकाल है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, भक्ति काल है। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे रीतिकाल। ये क्या था, आदिकालीन कविताएं थी, ये क्या है, भक्तिकालीन कविताएं हैं। अब यहाँ से रीतिकाल शुरू हो जाएगा, तो रीतिकालीन कविताएं, हालांकि मीरा जो हैं वो क्या है, वो भक्तिकाल की हैं कवित्री। ठीक है, घनानंद कवित्त देखेंगे, विश्वनाथ मिश्र संपादक हैं, 1 से 30 तक कवित्त संख्या देखेंगे। मीरा जो जिसके संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं, उसके हम शुरुआत के 20 पद ही देखेंगे। ठीक है, फिर आएंगे हम आगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका प्री प्रवास हम देखेंगे जो कि 1914 में आया है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। अब यहाँ से क्या आ जाते हैं, आधुनिक काल की रचनाएं शुरू हो जाती हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको तो पढ़ के ही जाना है कुछ भी हो जाए। ठीक है, इससे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, साकेत का नवम सर्ग, जयशंकर प्रसाद की आंसू, कामायनी, श्रद्धा, लज्जा और इड़ा सर्ग, निराला की जूही की कली, जागो फिर एक बाल, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव, इष्ठाव बंधु, बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, निराला। पंत की परिवर्तन, प्रथम रश्मि, महादेवी वर्मा के बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल हैं प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे निरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। अब ये द्रुत झरो जगत के जो जीर्ण पत्र है ना, ये जो है ये रचना किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की है, सुमित्रा नंदन पंत जी की है, इसको नोट करिएगा, ये जो है तो इनकी रचना है। ठीक है, उसके बाद आता है रामधारी सिंह दिनकर में उर्वशी का तृतीय अंक और रश्मि रथी। फिर आएंगे नागार्जुन जी, नागार्जुन का हम देखेंगे कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक और मनुष्यों, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट हैं नागार्जुन। जिसमें से इनकी मुख्य कविताएं कौन कौन सी हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी हैं, अकाल और उसके बाद है, कालिदास, बादल को घिरते देखा। फिर आ जाते हैं अग्गे, अग्गे की कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोज, सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध का भूल गलती, ब्रह्मराक्षस अंधेरे में। ठीक है,
फिर आएंगे धूमिल, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। ठीक है, ये सभी रचनाकार हैं, इनकी कविताएं, जिसमें से ये जो आधुनिक कालीन कवि है ना, यहाँ से जो हैं, ये यहाँ से शुरुआत होती है इनकी, ये निराला से लेके यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी सभी रचनाएं का क्रम, मतलब जो छोटी छोटी रचनाएं हैं उनका क्रम तो याद कर ही लेना है, जो बड़ी हैं उनको ही पढ़ के निकल जाना है एक बार। ठीक है, अब आएंगे इकाई 6 में अपने उपन्यास, देखेंगे कौन कौन से उपन्यास लगे हुए हैं। गौरीदत्त शर्मा, पंडित गौरीदत्त शर्मा के देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु, प्रेमचंद जी का गोदान है, अज्ञे का शेखर एक जीवनी, केवल भाग 1 पढ़ना है क्योंकि इसके 2 भाग हैं, हमको केवल 1 भाग पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बाणभट्ट की आत्मकथा, फिर आगे जो है तो आगे फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म सायनी जी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी जी का आपका बंटी और जगदीश चंद्र का धरती धन्ना अपना। ये 13 उपन्यास हमको पढ़ने हैं सिलेबस में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी 7वीं यूनिट में। 7वीं यूनिट में क्या लगी हुई है, कहानी लगी हुई है, 21 कहानियाँ हैं, और इस यूनिट को हम अभी, इसकी क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं जाकर। ठीक है, हिंदी कहानी, राजेंद्र बाला घोष बंग महिला, चंद्रदेव से मेरी बातें दुलाई वाली, माधवराव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी है राही, प्रेमचंद की ईदगाह, दुनिया का अनमोल रत्न, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कानों में कंगना, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की उसने कहा था, 1915 इसका प्रकाशन वर्ष है, जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, और इसकी एक विशेषता और है कि ये फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई है। फ्लैशबैक, ये जैसे पूर्वदीप्ति पद्धति कहते हैं। ठीक है, फिर आएंगे हम जैनेन्द्र का अपना अपना भाग, फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम, लाल पान की बेगम। ये कहानियां हमने एक कर ली है, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम हमने कर ली है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम ये जल्दी हम करेंगे। ठीक है, अज्ञे की गैंग्रीन है या रोज, इसके 2 नाम हैं, गैंग्रीन या रोज, शेखर जोशी का कोसी का घटवार, भी सानी का अमृतसर आ गया, चीप की दावत, कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया, हरिशंकर प्रसाई जी की इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ज्ञान रंजन की पिता, कमलेश्वर की राजा निर्वंशिया, निर्मल वर्मा की परिंदे। ठीक है, ये कहानियां हमारी 21 कहानियां हैं। ठीक है, उसके बाद हम यूनिट 8 में आते हैं, जिसमें क्या लगे हुए हैं, नाटक लगे हुए हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से नाटक हैं। इसमें से अगर हम देखें, नाटकों के बारे में देखें, तो ये हमारे कुछ नाटक लगे हुए हैं, जिनमें से भारतेंदु जी के हैं अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, इसका प्रकाशन है 1880 भारत दुर्दशा का, और अंधेर नगरी का 1881 है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामी, धर्मवीर भारती जी का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, और मोहन राकेश आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर आगरा बाजार, सर्वेश्वर दया सक्सेना बकरी, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अंजो दीदी, मन्नू भंडारी जी महाभोज। अब ध्यान रखिएगा, महाभोज जो है तो एक उपन्यास भी है। ठीक है, हालांकि ये अपने सिलेबस में नहीं है, और जो यहाँ पर लगा हुआ है ये क्या है, उसका नाट्य रूपांतरण है। नाट्य रूपांतरण किसने किया है, महादेवी जी ने स्वयं किया है उसका नाट्य रूपांतरण। जो उपन्यास था महाभोज, उसका नाट्य रूपांतरण किसने किया है, महादेवी जी ने खुद किया है। ठीक है, तो ये हमारे नाटक हो गए। अब हम यूनिट 9 में आएंगे, निबंध हम देखेंगे। इसमें भारतेंदु जी का है दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र शिवमूर्ति, बालकृष्ण भट्ट जी के शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल जी का कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, मधुर और प्रेम जो निबंध है, इसके लेखक कौन है, अध्यापक पूर्ण सिंह, उत्तर फाल्गुनी के आसपास उपेन्द्रनाथ राय, उड़जाग मुसाफिर विवेकी राय, संस्कृति और सौंदर्य नावर सिंह। तो ये कुछ निबंध लगे हुए हैं सिलेबस में। कितने निबंध हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 निबंध लगे हुए हैं। ठीक है, इनको पढ़ना, ये सब मैं आपको क्लासेस में, यूट्यूब क्लासेस में एकदम फ्री सब कुछ करवाऊंगा। ठीक है, चलिए अब यूनिट 10 जो अंतिम यूनिट है हमारी, इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या है, आत्मकथा है, जीवनी है, अन्य गतिविधाएं हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, महादेव वर्मी जी का ठकुरी बाबा। ये जो ठकुरी बाबा है ये स्मृति की रेखाएं, जो रेखा चित्र है उसमें संकलित है। ठीक है, उसका एक हिस्सा है इसमें जो है, तो 7 रेखा चित्र, उसमें से हमको केवल ठकुरी बाबा पढ़ना है। ठीक है, तुलसी राम का मुर्दैया है, ये आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, देखिए ये जो है ये हमारा संस्मरण है, ये संस्मरण है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, रेखा चित्र है, ये रेखा चित्र है। ठीक है, ये क्या है, आत्मकथा है।
आत्मकथा, ठीक है। ये शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, इसे दरअसल ये जो शिवरानी देवी हैं ये पत्नी है प्रेमचंद जी की, तो प्रेमचंद के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। मन्नू भंडारी, एक कहानी है भी, इसे आत्मकथा ही कहेंगे, हालांकि ये आत्मकथा है नहीं, क्योंकि मन्नू जी अपनी इसमें आत्मकथा, इसमें ये जो रचना है, एक कहानी है भी, इसमें ये लिखती हैं कि ये मेरी आत्मकथा नहीं है, यह मेरे जीवन जीवन का एक हिस्सा मात्र है, जीवन का हिस्सा मात्र है, जीवन का हिस्सा मात्र, ठीक है। हालांकि अगर आपसे पूछे तो आपको आत्मकथा ही टिक करना है, ठीक है। विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, ये आवारा मसीहा किसकी आत्मकथा है? सॉरी, आत्मकथा नहीं है, जीवनी कह सकते हैं। शरत चंद्र, शरत चंद्र जो लेखक है उनके बारे में इन्होंने लिखा है, विष्णु प्रभाकर ने, ठीक है। अब आगे आगे देखेंगे। आगे हम देखेंगे तो क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रेम, ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। इन्होंने अपने बारे में इसमें बताया हुआ, अपने जीवन के बारे में, अपने अपने लेखिकी जीवन के बारे में, अपने निजी जीवन के बारे में इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है इसमें, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये पहला पार्ट है। इसके टोटल क्या है, 4 पार्ट हैं, ठीक है। फिर रमणिका गुप्ता आप पुतरी, ये भी क्या है, आत्मकथा है। रमणिका गुप्ता जी हैं जो, उन्होंने अपने बारे में इसमें बताया हुआ है, अपने लेख के जीवन के बारे में, उनके संघर्ष क्या रहे जीवन के, उस सब के बारे में बताया है, ठीक है। हरिशंकर प्रसाद जी का भोला राम का जीव है, ये एक व्यंग्य है, क्या है, व्यंग्य है। किस पर? शासन पर, शासन की व्यवस्था पर, भ्रष्टाचार पर, इस सब पर व्यंग किया है परसाई जी ने, ठीक है। कृष्णचंद्र का जामुन पेड़ है, ये भी शासन व्यवस्था पर एक क्या है, व्यंग है, व्यंगात्मक रचना है। दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय हैं। मुक्तिबोध की एक लेखक की डायरी है, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे भी आप आत्मकथा जैसे ही कुछ समझिए, पर यह आत्मकथा है नहीं, ठीक है। मुक्तिबोध की एक लेखक की डायरी है, ठीक है। राहुल संकरतायन, मेरी तिब्बत यात्रा, ये क्या है, यात्रा वृतांत है, यात्रा वृतांत है, ठीक है। ये जो है यात्रा वृतांत है राहुल संकरतायन जी का, जब वो तिब्बत गए तो वहाँ के बारे में इन्होंने बताया हुआ है इसमें, ठीक है। और जो अज्ञे का अरे आयावर याद, अरे आयावर रहेगा याद, ये भी क्या है, ये भी यात्रा वृतांत है, ठीक है। तो हमने ये इसमें देख ली कौन कौन सी रचनाएं थी, क्या क्या था, सब कुछ हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो हमारी ये 10 यूनिट हो गई। अब हमने शुरू में देखा हुआ था कौन कौन सी चीज़ शामिल है, एक बार और देख लीजिए। पहले यूनिट में भाषा विज्ञान था, दूसरे में साहित्य का इतिहास, उसमें हमने तीसरी यूनिट में क्या देखा, साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, चौथी यूनिट में वैचारिकी पृष्ठभूमि है, 5वीं यूनिट में कविताएं हैं, 6वीं यूनिट में उपन्यास हैं, 7वीं यूनिट में कहानी है, 8वीं में नाटक, 9वीं में निबंध और 10वीं यूनिट में अन्य विधाएं हैं, आत्मकथा, संस्मरण रेखा, चित्र जीवनी, यात्रा वृत्तांत, ये सब। तो चलिए, ये सब अपना पूरा सिलेबस डिस्कस हो गया, 10 यूनिट। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, यूट्यूब क्लासेस में हम कहानियाँ पढ़ रहे हैं, सॉरी एक सेकंड, हम यूट्यूब क्लासेस में क्या देख रहे हैं, कहानियाँ देख रहे हैं, ठीक है। कहानियाँ देख रहे हैं, ठीक है। जिसमें से अपनी 10 कहानियाँ हो गई हैं, अभी 11 कहानियाँ और करनी है, जो कि धीरे धीरे अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो है तो हम क्या पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम कविताएं पढ़ सकते हैं, क्योंकि कविताएं होता है ना कि हमें बहुत दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता। या फिर आप चाहें तो आप काव्यशास्त्र पढ़ लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो आप बता दीजिएगा कमेंट करके कि आपको कविताएं पढ़ना है या काव्यशास्त्र पढ़ना है। नहीं भी बताएंगे तो मैं तो कराऊंगा ही, पर फिर भी आप बता दीजिए कि आपको क्या पढ़ना है। और यकीन मानिए कि मैं आपको ऐसे कराऊंगा कि आपको फिर कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस लेवल तक आपको करा दिया जाएगा कि आप किसी को भी समझा सकते हैं। स्पेशली ये काव्य शास्त्र जो है, काव्य शास्त्र जो है, इसको मैं ऐसे आपको इतने सरल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कहानियों के साथ। अब एक चीज़ और है कि ये जो पूरा सिलेबस है आपका, सॉरी जो पूरा सिलेबस है आपका, ये 10 यूनिट है, ये आपको याद कर लेना है, मतलब याद मतलब रटने जैसा नहीं है, बट ये है कि आपको कम से कम ये तो रहे कि किस यूनिट में कौन, उसकी मतलब हेडिंग क्या है, उसमें क्या है। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि 5वीं यूनिट में क्या है, तो अब तुरंत फट से जवाब आए कि 5वीं यूनिट में कविताएं हैं, 6वीं यूनिट में उपन्यास है, 10वीं यूनिट में अन्य गतिविधियाँ हैं, इस तरह, ठीक है। ठीक है, तो फिर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हालांकि आप कर ही देंगे, ठीक है। अगर नए नहीं हैं, पहले से रेगुलर यहाँ पर हैं चैनल में, तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट तो आपको करना ही करना है। कमेंट में आपको बताना है कि आपको कौन सी यूनिट पढ़ना है, कौन सी यूनिट आपको कठिन लगती है, या फिर कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। चलिए, ठीक है।
चलिए तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ, अपनी कहानियों की क्लास के साथ। धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना।